इसलिए मैंने लेट हुआ या मैं लेट किया। चलिए सर, बिना देर किए शुरू कर देते हैं कहानी को। सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड। कौन सा है? अरे चीखो, कौन सा? ब्लड। आवाज नहीं आई, कौन सा? ठीक नहीं, आराम से, प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मतलब कहीं भागना नहीं है। हमने बोला कौन सा टॉपिक है? ब्लड। सर इसमें क्वेश्चन जो बनता है कि ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप के होते हैं, ऐसे एक स्पेशल तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिससे कौन बना होता है? ब्लड। कौन बना होता है? ब्लड। अगर पूछा जाए ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले क्या बोला? फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा बोला प्लाज्मा और अगला बोला फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा अगर बनना होगा तो ब्लड में सिर्फ यहां से इस लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड कौन से कनेक्टिव टिश्यू से बना होता, तो आप क्या बोलोगे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चलिए अगला पॉइंट है प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा। सबसे पहली बात कि प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर। कैसा कलर होता है? स्ट्रॉ। सर स्ट्रॉ मतलब होता है पेल येलो। पेल येलो मतलब होता है हल्का पीला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है तो आप बोलोगे स्ट्रॉ कलर। और कैसा फ्लूइड होता है बेटा? विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा? विस्कस, गाढ़ा और चिपचिपा थोड़ा सा होता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मा का कलर कैसा है? स्ट्रॉ कलर। कैसा फ्लूइड है? विस्कस। हमने बोला कि कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, मतलब पूरे ब्लड में, क्या बोला भाई? पूरे ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55। कितना परसेंट? आगे बढ़िए। लिखा है कि 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, मतलब कि 90 से 92% इसमें क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो चीखो, प्लाज्मा में 92% क्या होता है? क्या होता है? वाटर। हमने बोला एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स 6 to 8% ऑफ इट, मतलब कि प्लाज्मा का 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और 90 से 92% वाटर। क्या होता है? वाटर। भाई बोला करो, नहीं बोलोगे अलसियाओ मत, ठीक है ना? आगे आओ। तो आगे लिखा है कौन कौन से प्रोटीन? पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। इनमें सबसे ज्यादा इस 6 से 8% में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो होते हैं पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा एल्ब्यूमिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन। कोई भी तीनों इधर उधर आप बोल सकते हो। अब इंपॉर्टेंट यही है आपका कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। पहला फाइब्रिनोजेन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा एल्ब्यूमिन। आगे लिखा है कि फाइब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और क्या लिखा है? कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जो फाइब्रिनोजेन होता है इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? ब्लड को क्लॉट करने में या ब्लड का थक्का जमाने में। आगे लिखा है कि ग्लोब्यूलिन्स, क्या लिखा है? ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। लिखा है, तो लिखा क्या है कि जो ग्लोब्यूलिन है, कौन है? ग्लोब्यूलिन। इसका जो पहला काम है या पहला योगदान है कि डिफेंस में काम करना। किसमें? डिफेंस। और सर डिफेंस की बात करें तो कभी कभी हमारे बॉडी के ब्लड में पैथोजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पैथोजन। वो पैथोजन कोई भी हो सकता है, वह माइक्रोब्स हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया। कौन हो सकता है? बैक्टीरिया। तो उनको मारने का जो कार्य करता है वो होता है ग्लोब्यूलिन। कौन होता है? ग्लोब्यूलिन। आपने सुना होगा गामा ग्लोब्यूलिन, सुना है कि नहीं? यस सर। ये सबसे फेमस है क्या करने के लिए? माइक्रोब्स को मारने के लिए। आगे लिखा है एल्ब्यूमिन। क्या लिखा है? एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब समझिएगा, जैसे आपके ब्लड में, किसमें? ब्लड में क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। और वाटर को बांध के रखना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। तीनों का काम हमने बता दिया। यस सर। अब मेरे साथ चीखना। क्या करना? चीखना। हमने बोला प्लाज्मा का कलर क्या? या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉ कलर। यस सर।
अगला, फ्लूइड कैसा होता है? विस्कस। कैसा होता है? पूरे ब्लड में कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? अच्छा, प्लाज्मा में 90 to 92%। कौन होता है? 6 to 8%। पहला फाइब्रिनोजेन हेल्प किसमें करता है? क्लॉटिंग या कोगुलेशन। अगला, दूसरा ग्लोबुलिन किसमें हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। तीसरा एल्बुमिन किसमें हेल्प करता है? सर यहां से जो क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम मैच द कॉलम टाइप। कैसा बनता है? मैच द कॉलम टाइप बनता है, दिमाग में रखिएगा। आगे क्या लिखा है कि प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन। तो हमने बोला ये सारे आयन इनके पास पाए जाते हैं। तो मेरे साथ बोलना, पहला सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, अगला बाइकार्बोनेट, अगला क्लोराइड है। याद रहेगा? यस सर। आगे लिखा है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एटसेट्रा लिखा है आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। देख भाई, हमारे ब्लड में तो ये पाए जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे ब्लड में हर जगह से मौजूद होते हैं। दूसरी चीज, हर जगह से, जैसे हम खाना खाते हैं वहां से भी हमको मिलता है, और हमारे बॉडी के हर पार्ट में, सेल्स में भी, किसमें? सेल्स में भी क्या मौजूद होते हैं? ग्लूकोज। क्या मौजूद होते हैं? ग्लूकोज। सर एनसीईआरटी की ये जो लाइन है, कौन सी? ये वाली लाइन पूरी की पूरी, ये बड़ी फेमस लाइन है। कौन सी लाइन है? फेमस। और ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो मेरे साथ बोलना, उसका नए स्लाइड पे चलते हैं। सर हमने बोला जो ब्लड है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? आंख बंद करके बोलो, कौन सा? कौन सा? अच्छा, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। कितना होता है? अच्छा, नॉर्मल अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें ब्लड कितना परसेंट पाया जाता है? या एमएल पाया जाता है? कितना एमएल? या लीटर? कितना लीटर? 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6। छोड़ो, आगे बढ़ो। अब महिलाओं में 4 से 5, महिलाओं में 4 से 5। क्यों इनमें कम होता है? इनमें कई प्रक्रियाएं चलती हैं, कई प्रोसेसेस चलते हैं, जिसकी वजह से इनमें ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। आगे बढ़ते हैं। सर प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? ठीक भाई, कैसा होता है? कैसा होता है? हमने बोला फ्लूइड कैसा होता है? हमने बोला ब्लड में कितना परसेंट? हमने बोला इनमें वाटर कितना परसेंट? इनमें प्रोटीन कितना परसेंट? पहला प्रोटीन। सर फाइब्रोनोजेन हेल्प किसमें करता है? दूसरा प्रोटीन किसमें हेल्प करता है? तीसरा प्रोटीन किसमें हेल्प करता है? क्या इनमें आयंस और मिनरल्स भी पाए जाते हैं? जैसे 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 अच्छा, हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जैसे ब्लड में भी होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला स्लाइड। यहां लिखा हुआ है कि फैक्टर फॉर, क्या लिखा है? फैक्टर फॉर कोगुलेशन। ऐसे फैक्टर जो किसके लिए होते हैं? कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए होते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। यह भी बड़ी फेमस लाइन है बेटा, कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, लगभग 13। कितने फैक्टर? 13। लेकिन 13 को 13 कैसे होते हैं बेटा? इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। जरूरत पड़ने पे एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये हमेशा कैसे पड़े रहते हैं? इनएक्टिव। आगे लिखा है कि प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। क्या कहलाता है? सेरम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर बोले तो प्रोटीन निकाल दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सेरम। क्या बोलते हैं? सेरम। आगे आओ, लिखा है फॉर्म्ड एलिमेंट। पहला इरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट, तीसरा प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। इन सबको मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। भाई साहब 55% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और ब्लड में 45% क्या होता है? क्या होता है?
आगे बढ़िए, पहला फॉर्म्ड एलिमेंट कौन है? एरिथ्रोसाइट। दूसरा नाम रेड ब्लड सेल या आरबीसी। सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिखा है आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। ब्लड में जितने भी सेल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल कौन होता है? आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी। आगे, अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज mm³ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ना, लिखा है कि भैया आरबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन पर mm³। याद रहेगा? यस सर। आगे, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। आरबीसी किस में बनता है? रेड बोन मैरो। लेकिन याद रखिएगा एडल्ट में। किस में? एडल्ट में। तो अगर आपसे पूछा जाए एडल्ट में आरबीसी कहां बनता है, तो आप फटाक से जवाब दे सकते हो, बोन मैरो में। कहां बनता है? बोन मैरो। आगे, आरबीसी आर devoid of nucleus in the most of the mammals and are biconcave in shape। सर डिवाइड मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। मतलब कि न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है बहुत सारे मैमल्स के आरबीसी में। साथ ही साथ इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव। कैसा होता है? बाइकॉन्केव। और भाई साहब यहां से भी क्वेश्चन कई बार बना है। आगे लिखा है कि दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपके आरबीसी के पास एक आयरन कंटेनिंग, मतलब कि उसके पास आयरन पाया जाता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल। इसी के नाम पे इनका कलर भी पड़ा है रेड और इनका नाम भी पड़ा है रेड ब्लड सेल। आगे लिखा है अ हेल्दी इंडिविजुअल्स हैज 12 to 60 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर किसी हेल्दी इंसान के बॉडी से 100 ml ब्लड निकाला जाए तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होगा? 12 से 16। कितना ग्राम होगा? कितना ग्राम होगा? 12 से 16। आगे बढ़ते हैं सर। लिखा है कि दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल है कौन सा? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। भाई साहब ये हेल्प करता है किसके ट्रांसपोर्ट में? रेस्पिरेटरी गैसेस। और रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। अब मेरे साथ एक बार बोलना। कैसे बोलना? एक बार कि भैया ये बताओ जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम बताओ। एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? सर दूसरा क्वेश्चन, इसका क्वांटिटी बताओ कितना होता है? 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। आगे हमने बोला ये बताओ क्या इनके पास न्यूक्लियस होता है? नहीं। न्यूक्लियस होता है? नहीं, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। दूसरी बात, अगर 100 ml ब्लड लिया जाए तो उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? कितना ग्राम? अच्छा इसका शेप क्या होता है? अच्छा ये बनता किस में है? रेड बोन मैरो। अच्छा एक बात बताओ, हमने बोला 120 दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या? तो लिखा आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कितना दिन होता है? 120 दिन। कितना होता है? आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड। उसके बाद ये क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय। और कहां चला आता है? स्प्लेन। इसीलिए बोला था कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, बोले तो ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसी। तो अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड कौन है? कौन है? कौन है? अच्छा ब्लड बैंक भी बोलते क्या? ब्लड बैंक भी बोलते हैं क्या? आगे बढ़ो, अगला कौन सा है? ल्यूकोसाइट। कौन है? और बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम। मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ो, लिखा है ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहलाता है? व्हाइट ब्लड सेल। एज दे आर कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कैसा होता है? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? व्हाइट ब्लड सेल। क्या पड़ा? व्हाइट ब्लड सेल। ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन।
भैया क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, और आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है। कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास पाया जाता है आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन। और आयरन वैसे ही कलर कैसा देता है? रेड। कैसा देता है? रेड। आगे बढ़ो, लिखा है दे आर न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं? न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके पास न्यूक्लियस होता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, और संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं। विच एवरेज कितना होते हैं? 6000 से 8000 पर mm क्यूब। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखा है ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। कैसे होते हैं? शॉर्ट लिव्ड, ये लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, मैक्सिमम 10 से 12 दिन। आगे लिखा है वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। पहला क्या दिया है? ग्रेनुलोसाइट। दूसरा क्या दिया है? ए ग्रेनुलोसाइट। मेरे साथ बोलना, हमने बोला जो WBC है, कौन है? WBC। क्या ये कलरलेस होता है? कलरफुल होता है? क्यों होता है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता। अच्छा, ये नंबर में ज्यादा होता है या कम होता है? बेटा कितना होता है? हमने बोला इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता। अच्छा, सेब की बात करें तो अमीबॉइड होता है क्या? अच्छा, एक बात और बता दो, हमने बोला शॉर्ट लिव्ड होते कि लॉन्ग लिव्ड होते हैं? चलो बहुत बढ़िया। हमने बोला इनकी कितनी कैटेगरीज होती है? 2। एक होता है और एक होता है, याद रहेगा? यस सर। सर मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों को छोड़ दो, बाकी सब किस में आ जाएंगे? ग्रेनुलोसाइट। किस में आ जाएंगे? और मोनोसाइट लिम्फोसाइट किस में आ जाएगा? ए ग्रेनुलोसाइट। किस में आ जाएगा? ए ग्रेनुलोसाइट। बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर लिखा क्या है कि न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो, आप ये भी गलत करके चले आते हो, क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता क्या? परसेंटेज। क्या नहीं याद आता? परसेंटेज, कि कौन कितना पाया जाता है। तो हमने बोला कि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। तो बस इतना याद रखिए कि जो न्यूट्रोफिल है, कौन है? न्यूट्रोफिल। जो एसिनोफिल है, कौन है? एसिनोफिल। और जो बेसोफिल है, कौन है? बेसोफिल। ये किस में आते हैं? किस में आते हैं? किस में आते हैं? आगे लिखा है वाइल। वाइल मतलब जबकि। देखा जाए तो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। क्या होते हैं? ए ग्रेनुलोसाइट। आगे लिखा है कि न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल। ये इस पे क्वेश्चन आ चुका है। हमने बोला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला WBC का कौन सा टाइप है? तो आप बोलोगे न्यूट्रोफिल्स। कौन है बेटा? कौन है? कितना परसेंट होता है? 60 से 65। कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट? आगे लिखा है टोटल WBC में। एंड बेसोफिल, कौन है बेटा? बेसोफिल और लीस्ट। क्या है? लीस्ट। सबसे कम जो होता है वो होता है बेसोफिल। कितना? 0.5 से 1%, 0.5 से 1%, 0.5 से 1%। अच्छा, आगे लिखा है कि अमंग देम, पूरे में से, पूरे में से न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, दोनों की बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। और मोनोसाइट की अकेले बात करें तो कितना परसेंट होता है? 6 से 8। कितना परसेंट? कितना परसेंट? अब दोनों के साथ में बात करते हैं, दोनों कैसे होते हैं? फैगोसिटिक सेल। कैसे सेल होते हैं? लिखा है विच डिस्ट्रॉय। क्या लिखा है? विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। जब भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन जब हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में आते हैं तो उनको ये दोनों मिलकर मुआते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर आगे क्या लिखा है? बेसोफिल। कौन है? बेसोफिल। कौन है? सर इसकी अगर परसेंटेज की बात करें कितना होता है? बेसोफिल के परसेंटेज की बात कितने के? 0.5 से 1%। आगे सिक्रीट क्या करता है? हिस्टामिन। क्या सिक्रीट करता है? और साथ में सेरोटोनिन और साथ में हेपेरिन एंड एटसेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जो स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा, खुजली करते हैं, लाल हो जाता है, फूल जाता है, तो वो इसमें हेल्प करते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मेरे साथ बोलना। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें, किसकी बात करें? इधर मत देखो, किसकी बात करें? कितना परसेंट? कितना परसेंट? अगर हम मोनोसाइट की बात करें 6 से 8। कितना? 6 से 8। कितना? कितना?
कितना? अच्छा, हम बेसोफिल की बात करें 0.5 से 1%। अच्छा, इस्नोफिल तो याद होगा 2 से। अच्छा, लिम्फोसाइट भी याद होगा 20 से 25। आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात बताओ, हमने बोला न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट नेचर में कैसे होते हैं? फैगोसिटिक। कैसे होते हैं? अच्छा, कोई भी बाहर से पैथोजन फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसको मारने का काम कौन दो लोग करते हैं? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। आगे बढ़ो। हमने लोग बेसोफिल के बारे में सुना है? यस सर। परसेंटेज बताओ पहले। 0.5 से लेके 1%। अच्छा, इनके पास क्या 3 चीजें सीक्रेट होती है? यस सर। चीख के बोलना। पहला, दूसरा, तीसरा, और सब इन्वॉल्व होते हैं किसमें? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। दिमाग में रहेगा? यस सर। सर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि भैया जो इस्नोफिल है, कौन है बेटा? इस्नोफिल। अगर इस्नोफिल की बात करें, किसकी? इस्नोफिल की बात करें तो लिखा है कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट? और रजिस्ट करता है। रजिस्ट मतलब रोकना। रजिस्ट मतलब रोकना। इन्फेक्शन किसको रोकता है? एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। और ये जितने भी एलर्जी होते हैं, जैसे कभी कभी हम पॉलन हमारे नाक में चला जाता है तब भी एलर्जी होता है, डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं तब भी एलर्जी होता है, तो उसको ये क्या करता है? इसी इस्नोफिल बढ़ गया, इस्नोफिल घट गया, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एलर्जी हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए लिखा इसने कि ये जुड़ा होता है, एसोसिएटेड होता है। क्या होता है? एसोसिएटेड। किसके साथ? एलर्जिक रिएक्शन के साथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे अगला लिखा लिम्फोसाइट। क्या लिखा है? लिम्फोसाइट। कितना परसेंट? 20 से 25। कितना परसेंट? कितना परसेंट? लिखा आर ऑफ 2 मेजर टाइप। और लिम्फोसाइट के कितने मेजर टाइप होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक होता है बी और एक होता है टी। एक होता है बी और एक होता है टी। एक होता है बी और एक होता है टी। और हम बोला बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। कुल मिला जुला के बोले ये दोनों सेल हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए कार्य करते हैं। जब उनका बाप करता है, बाप मतलब लिम्फोसाइट करता है, तो उनके बेटे तो करेंगे ही। तो हमने बोला कि लिम्फोसाइट जब इम्यूनिटी में हेल्प करता है तो आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी हेल्प करेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चाहता हूं पुरानी चीजें बोल दी जाए। आइए, हमने बोला डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी। नंबर बताओ, नंबर बताओ। क्या न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस होता है। हीमोग्लोबिन? अच्छा, हमने बोला शॉर्ट लिव की लॉन्ग लिव? शॉर्ट लिव की लॉन्ग लिव। अच्छा, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है? बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो। अच्छा, एक बात बताओ, आपने सुना होगा ल्यूकेमिया। क्या सुना होगा? ये कैंसर ही होता है ना? अच्छा, एक बात बताओ, जब डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है बढ़ता है तब होता है या घटता है तब होता है? अबे घटता कि बढ़ता? याद रखना, सोच समझ के बोलना। बढ़ता कि घटता? बढ़ता कि घटता? बढ़ता। जितने लोग बोल रहे घटता, काट डालेंगे बोटी बोटी और गंगा में फेंक के बहा देंगे। आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट, आगे अगला पॉइंट, आगे बढ़ो। अब हमने बोला कि डब्ल्यूबीसी को कितने कैटेगरी में बोला गया? 2। कितने? 2। एक होता है ग्रैनुलोसाइट और दूसरा होता है, अच्छा, ग्रैनुलोसाइट में 3 आते हैं क्या? पहला न्यूट्रोफिल। परसेंटेज बताओ। आए? दूसरा आए? परसेंटेज बताओ। 0.5 से 1%। तीसरा बताओ। आए? इस्नोफिल। परसेंटेज बताओ। अच्छा, अच्छा बात बताओ, न्यूट्रोफिल। अच्छा आ जाओ। एक ग्रैनुलोसाइट में कितने टाइप होते हैं? 2। पहला कितना परसेंट? 6 से 8। कितना परसेंट? अगला लिम्फोसाइट। कितना परसेंट? याद रहेगा? यस सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो न्यूट्रोफिल होता है कौन होता है? और जो आपका मोनोसाइट होता है कौन होता है? वो कैसे सेल है? कैसे सेल है? अगर बॉडी में कोई पैथोजन माइक्रो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? याद रहेगा? यस सर। सर नेक्स्ट, हमने बोला, आपने बेसोफिल का नाम सुना है? बेसोफिल का नाम सुना है? बेसोफिल कुछ निकालता है क्या? पहला बताओ। पहला बताओ। दूसरा बताओ। तीसरा बताओ। आए?
अच्छा, हमने बोला क्या इंफ्लेमेटरी रिएक्शन में भी हेल्प करते हैं? अच्छा, अगला बताओ, अगला स्नोफेल कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? काम बता दो। अबे पहले सुनो तो, रजिस्ट करते हैं किसको? रजिस्ट करते हैं किसको? और ये क्या करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन, इन्हीं के थ्रू पता चलता है। लिखा भी है कि एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा आगे बढ़े, लिम्फोसाइट का नाम सुना है? कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट? कितने टाइप होते हैं? क्या इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं? आगे बढ़ो, लिखा है प्लेटलेट्स। क्या लिखा है? प्लेटलेट्स, आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। लिखा है आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकारियोसाइट स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। सर, बोन मैरो में एक स्पेशल तरीके का सेल होता है, नाम होता है मेगाकारियोसाइट। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? और वही मेगाकारियोसाइट जब ब्रेक होता है, टूटता है, फ्रेगमेंट होता है, टुकड़ा होता है, तो बनता है प्लेटलेट्स। क्या बनता है? प्लेटलेट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते। लिखा है ब्लड नॉर्मली कंटेन कितना बेटा? 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³। आगे कितना बेटा? 1.5 लाख से 1.5 लाख से 1.5 लाख से कितने से कितना? आए? कितने से कितना? कितने से कितना? अच्छा, प्लेटलेट्स कैन देखो ध्यान देना, कैन वन पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि कैन नॉट ये सब बड़ा खतरनाक होता है। ये आपको दिखता नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट आपको दिखता नहीं है, ट्रू फॉल्स आपको दिखता नहीं है, और बेटा यही नहीं दिखता इसलिए आप भी नहीं दिखते हो। कहां? मेडिकल कॉलेज में। आगे बढ़िए सर, लिखा है प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, और आप जाके देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको स्टेटमेंट में मिल जाएगा। क्या कि भैया जो प्लेटलेट्स है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके का सब्सटेंस निकालता है, और इनमें से ज्यादातर किसमें हेल्प करते हैं? कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बरोबर याद रहेगा? यस सर। प्लेटलेट्स आपका खत्म। बोलो मेरे साथ, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स किसका टुकड़ा है? मेगाकारियोसाइट। मेगाकारियोसाइट क्या स्पेशल सेल है? कहां प्रोड्यूस हुआ? बोन मैरो। अच्छा ये बताओ, जो प्लेटलेट्स है कौन है? प्लेटलेट। संख्या बताओ। 1.5 लाख से 3.5 लाख। 1.5 लाख से 3.5। अच्छा, प्लेटलेट्स की संख्या गिरने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। कौन सी? डेंगू। लेकिन प्लेटलेट्स के संख्या के कम होने से एक और होता है, हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। क्या होता है? हीमोफीलिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सर सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमने बोला कि भैया जो प्लेटलेट्स है क्या वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करता है? यस सर। उनमें से ज्यादातर हेल्प किसमें करते हैं? कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आगे बढ़िए, लिखा है कि भैया रिडक्शन इन दियर नंबर, इन दियर नंबर किसके? प्लेटलेट्स can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। ठीक है, मतलब क्या है कि कभी कभी प्लेटलेट्स की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या हो जाता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिससे क्या प्रॉब्लम आने लगती है? बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। जैसे हीमोफीलिया जिन लोग को हो जाता है, क्या हो जाता है? हीमोफीलिया। आपने नाम सुना होगा रानी विक्टोरिया एलिजाबेथ, सुना होगा? उन्हें था, वो एक कैरियर थी। क्या थी? कैरियर। आगे बढ़िए सर, सुनिएगा, लिखा है ब्लड ग्रुप। क्या लिखा है? ब्लड ग्रुप। बहुत ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके नीट के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। याद रहेगा? यस सर। पानी पी लो। चलिए आइए, आइए सर। चुप है। लिखा है ब्लड ग्रुप। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर टू बी सिमिलर।
सर अगर देखोगे जैसे जितने भी इंसान हैं अर्थ पे, कहां, अर्थ पे, उनका ब्लड ग्रुप आप अलग अलग ही पाओगे, लेकिन कुछ का सिमिलर भी पाओगे। अलग अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। लिखा है कि वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, और अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुपिंग बनाए गए। जैसे टू सच ग्रुपिंग द ABO and RH, ABO and RH are widely used all over the world। अच्छा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौन कौन से ब्लड ग्रुप यूज किए जाते हैं? ABO और RH, ABO और RH। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला ब्लड ग्रुपिंग क्या दिया है? ABO। क्या दिया है? लिखा है, एकदम ध्यान से एक लाइन सुनना बहुत आराम से। ABO ग्रुपिंग इज, सुनिए, ये AC चल जाएगा? हाँ, लिखा है ABO ग्रुपिंग सन इज बेस्ड ऑन, आधारित है, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। मतलब ये जो ब्लड ग्रुपिंग है कौन सा? ABO। तो सरफेस पर रहने वाले एंटीजन या केमिकल का क्या है बेटा? केमिकल के प्रेजेंस और एब्सेंस पे आधारित है। लिखा है ये एंटीजन है क्या? ये एंटीजन है क्या? केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। कुल मिलाजुला के अगर आपसे बोला जाए कि एंटीजन ऐसा केमिकल है, एंटीजन ऐसा केमिकल है जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब बढ़ाता है, मतलब कि इसी एंटीजन को देख के हमारा एंटीबॉडी बाहर निकलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। आगे लिखा है ऑन दी RBC नेमली A एंड B। अगर पूछा जाए एंटीजन कहां मौजूद होते हैं तो आप बोलोगे RBC के सरफेस पे। एक होता है एंटीजन A और एक होता है एंटीजन B। एक होता है और एक होता है, बस इसमें सुनना, क्या करना? सुनना। जहां चिल्लवाना होगा मैं चिल्लवा दूंगा। आगे लिखा है सिमिलरली, साथ एक जैसा। लिखा है द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। भाई साहब याद रखना, जो एंटीजन होता है, कौन होता है? एंटीजन। वो कहां मौजूद होता है? RBC के सरफेस पे, एंटीजन A और एंटीजन B। लिखा है जैसे ये जो एंटीबॉडी है, कौन है? एंटीबॉडी। ये क्या है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। जैसे ही एंटीजन गुहार लगाता है आओ आओ, वैसे ही एंटीबॉडी इनके रिस्पॉन्स में बाहर चला आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे अगर बोला जाए एंटीजन A और B हो सकता है तो आपका जो एंटीबॉडी है वो भी A और B हो सकता है। आगे लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन दी 4 ग्रुप ऑफ ब्लड A, B, AB एंड O। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी कहानी समझ में आई? यस सर। अब मेरे साथ बोलना जो मैं चाहता हूं आप बोलो। हमने बोला कि ABO ग्रुपिंग, कौन सा? ABO ब्लड ग्रुपिंग कितने लोगों पे डिपेंड करता है? 2। एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। अच्छा, एंटीजन क्या RBC के सरफेस पे पाया जाता है? यस सर। एंटीजन A और एंटीजन B। अच्छा, ये एक केमिकल होता है जो, और जान लो ये जो केमिकल होता है एंटीजन, ये शुगर का बना होता है। किसका? शुगर। बोले तो कार्बोहाइड्रेट। जाके देखना, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे इसकी वजह से ये इंड्यूस करता है किसको? हमारे इम्यून सिस्टम को। किसको बेटा? इम्यून सिस्टम को। दूसरा है एंटीबॉडी। कौन है? एंटीबॉडी। ये भी केमिकल है लेकिन ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। और दूसरा क्वेश्चन हमने बोला एंटीजन A और B, तो एंटीबॉडी भी A और B। और हमने बोला एंटीबॉडी जो होता है वो किसके रिस्पॉन्स में आता है? एंटीजन। बरोबर याद रहेगा? यस सर। आगे लिखा है कि इन दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भाई साहब टोटल कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। A, B, AB, O। याद रहेगा। और कुछ टेबल नीचे दिया गया है। लिखा है यू प्रोबेबली, क्या लिखा है? नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड।
मतलब जब किसी को आप ब्लड देते हो या ब्लड लेते हो तो बिना जांचे ऐसे नहीं कि एक में ट्यूब लगाया और बगल में दूसरे में लगा दिया, लो भैया सनासन स्ट्रॉ की तरह खींचो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ को दे सकते हैं और कुछ कुछ से ले सकते हैं। इसलिए हम आपसे बता दें कि ये इस तरह ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा बिना चेक किए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुछ यूनिवर्सल डोनर होते हैं सिर्फ और कुछ यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं सिर्फ। याद रहेगा, मैंने जो सिर्फ शब्द बोला वो सही है। हमने बोला कुछ ऐसे होते हैं, कुछ क्या, एक नाम है ओ। क्या नाम है? ओ। ये यूनिवर्सल डोनर, सिर्फ डोनर। हमने बोला ए बी, सिर्फ एक्सेप्टर, सिर्फ एक्सेप्टर। अब खुद को देने से थोड़ी कोई दाता बन जाता है भाई, वो खुद को दे सकता है लेकिन ले सबसे सकता है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अगला क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि दी blood of donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, destruction of RBC। भाई साहब, जब भी लेन देन का मामला चलता है तो भैया डोनर का भी चेक किया जाता और रेसिपिएंट का भी। कि मतलब डोनर का मेनली चेक किया था, किसका? डोनर का मेनली चेक किया जाता है और मैच किया, चेक तो दोनों का किया जाएगा, दोनों का मैच किया जाता है और मैच करने के बाद अगर लगता है कि ये इसको दे सकता है तभी देगा, अगर नहीं लगता है तो उसका ब्लड जो है ब्लड बैंक में जाएगा और उसकी जगह उसको जो दे सके वो लाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। दूसरा पॉइंट मैं आपसे अगर कहूं कि भैया अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि जो नहीं दे सकता रेसिपिएंट को वो डोनर दे दिया तो ब्लड का क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग। क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग। क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग। और आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रक्ट। अब मेरे साथ बोलना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बोलो ए है तो एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी उल्टा, एंटीबॉडी उल्टा, मतलब बी। क्या होगा? बी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, एंटीजन और एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो गए तो भैया क्लम्पिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रहेगा? यस सर। हमने पूछा अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप और एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीजन दोनों ए और बी है तो ब्लड ग्रुप और एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप, और हमने बोला एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप, और हमने बोला एंटीबॉडी है या नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए बी। याद रहेगा? यस सर। लिखा है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है, कौन है? तो एंटीजन, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनर ग्रुप एओ, कौन कौन कौन? आगे आओ। अगर ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीबॉडी, ब्लड डोनर, कौन कौन? अबे डोनर मतलब होता है देने वाला, डोनर मतलब देने वाला। इसको कौन कौन दे सकता है? तो हमने बोला ए को कौन दे सकता है? ए और ओ, एक तो खुद और दूसरा ओ। बी को कौन दे सकता है? एक तो खुद और दूसरा ओ। हमने लोग ब्लड ग्रुप ए बी का नाम सुना है? एंटीजन ए बी, एंटीजन ऐसे साथ में बोलना, ए बी, एंटीजन, एंटीजन। मजा आ रहा है ना? हाँ, आगे बढ़ो। हमने बोला एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। आगे बोलो। डोनर कौन कौन हो सकते हैं? ए बी ओ। मेरे साथ बोलो। पहला, दूसरा, अबे साले, हमने बोला पहला, दूसरा, तीसरा, अगला। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। हमने बोला ब्लड ग्रुप कौन सा है? एंटीजन, एंटीबॉडी, अच्छा डोनर। बेटा यहां से क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरे साथ बोलना चीख के। मैंने बोला अगर ब्लड ग्रुप, क्या बोला भाई? क्या बोला? ए है, कौन है? तो उसको कौन कौन दे सकता है? ए और हमने बोला बी है तो बी ओ, कौन कौन? हमने बोला ए बी है तो एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। किसको? हमने बोला डोनर ओ को दे
देने वाला कौन है? कौन है? कौन है? अब भैया मैं आगे बढ़ू? यस सर। अब देख के नहीं बोलना, अब ऐसे बोलना है। कैसे बोलना है? ऐसे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अच्छा सर, हमने बोला अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन कौन दे सकता है? कौन बे? हमने बोला बी है तो, बी है तो, ए बी है तो, हमने बोला पहला, दूसरा, तीसरा, अगला। अच्छा, अगर ओ है तो सिर्फ ओ। अब आगे क्या लिखा है? फ्रॉम दी अबव मेंशन टेबल, जितना भी हमने अबव नहीं बोल सकते, पिछले स्लाइड पे जितना भी हमने पढ़ा है, लिखा इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ blood can be donated to person with any other blood group and hence called O group individual are called universal donor. अच्छा, जो O है, कौन है? O ये एक ऐसा इकलौता ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? आगे, पर्सन विद कौन से ब्लड ग्रुप? ए बी can accepted blood from person with AB as well the other group of blood, therefore such person called universal recipient. क्या कहलाता है? अच्छा मेरे साथ बोलो, हमने बोला यूनिवर्सल डोनर कौन है? कौन है? कौन है? हमने बोला यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? याद रहेगा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग लैंड स्टीनर ने दिया था क्या? 1900 में दिया था क्या? अरे बोल ना, हमने बोला 1900 में दिया था ना। अच्छा बताओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने दिया था? किसने दिया था और कब दिया था? दो लोगों की बात किया था। एक था एंटीजन, एक था कहां था? आरबीसी के सरफेस पे केमिकल था, इंड्यूस करता था इम्यून सिस्टम को। अच्छा एक बात बताओ, एंटीजन ए और बी दोनों था। अच्छा, एंटीबॉडी का नाम सुना है क्या? एंटीबॉडी ए और बी दोनों थे। अच्छा, एंटीबॉडी जो ए था बी था, वो अगर हम बात करें एंटीजन के उल्टा होता है कि सीधा होता है? और अगर भाई साहब उल्टा हुआ, क्या हुआ? उल्टा, तभी मामला बनेगा। और अगर सीधा हुआ तो हो जाएगा क्लैंपिंग। क्या हो जाएगा? क्लैंपिंग। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। अच्छा, हमने बोला अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, तो एक बात बता दो, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। अगर हम बात करें कि एंटीबॉडी बी है, क्या है? बी, तो हमने बोला इसका एंटीजन क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। क्या होगा? ए। बरोबर समझ में आया कि नहीं? यस सर। हमने बोला ब्लड ग्रुप ए है तो किससे किससे ले सकता है? ए और ओ। हमने बोला बी है तो बी और ओ। अगर ए बी है तो ए बी ए बी ओ। याद रहेगा? यस सर। हमने बोला ब्लड ग्रुप ओ है तो किससे ले सकता है? किससे ले सकता है? ओ। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर कौन है? कौन है? हमने बोला यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? कौन है? चल भाई, अब पढ़ते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आ जाइए, हमने लिखा अनदर एंटीजन। कौन सा? अनदर, जिसका नाम होता है आरएच एंटीजन। क्या नाम होता है? आरएच एंटीजन। क्या नाम होता है? आरएच एंटीजन। लिखा है कि अनदर है, ए बी छोड़ दो, ए बी भूल जाओ। क्या हो जाओ? भूल जाओ। अब किसकी बात याद रखो? आरएच एंटीजन। सिमिलर टू वन पर्सन इन दी रीसस मंकी। मतलब कैसा होगा बेटा? सिमिलर, एक पर्सन। कौन सी में देखा गया था? रीसस मंकी। ए, इसकी खोज 1900 में हुई थी कि 1901? आए? अच्छा एक बात बताओ, लैंडस्टीनर के साथ कोई और भी था क्या? विनर थे क्या? विनर थे क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए आरएच ग्रुपिंग, क्या पूछा जाए? आरएच ग्रुपिंग। दो लोगों ने दिया था क्या? एक थे लैंडस्टीनर, कौन थे? और एक थे विनर, कौन थे? विनर। अच्छा, इसमें आरएच एंटीजन होता है, ना कि ए एंटीजन और बी। और ये रीसस मंकी में देखा गया था। किसमें? रीसस। हेंस इसीलिए क्या बोला गया इसको? आरएच। क्या बोला गया? आरएच। एकदम ध्यान से सुनना एक एक लाइन। इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसे एंटीजन ए और एंटीजन बी था,
उसको आरबीसी के सरफेस पे देखा गया था, वैसे ही आरएच एंटीजन को भी देखा गया। किसके सरफेस पे? आरबीसी ऑफ, क्या लिखा है? मेजॉरिटी। लगभग कितने परसेंट में देखा गया? मतलब कि 80% जो ह्यूमन होता है, कौन होता है? ह्यूमन, उनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन था। क्या था बेटा? आरएच एंटीजन। आगे, सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। ऐसे इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिनके पास आरएच एंटीजन होता है उनके आरबीसी के सरफेस कितने परसेंट होते हैं? कितने? कितने होते हैं? कितने होते हैं? वैसे देखा जाए तो 80 to 85 होते हैं। 80 to 85। आगे, एंड दोज इन होम दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड आरएच निगेटिव। और जिनके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? आरएच निगेटिव। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आगे लिखा है, एन आरएच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये इंपॉर्टेंट, और एक बार नहीं कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है एन आरएच निगेटिव पर्सन, कैसा पर्सन? इफ एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव, मतलब निगेटिव वाला किसके साथ अगर मिल जाए, समझ में आया कि नहीं? आ जाओ। लिखा है कि ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। सुनना, हमने पूरा बकायदा समझाया था जब पढ़ाया था। हमने मदर लिया था और बच्चा। हमने मदर को क्या बोला था? आरएच निगेटिव, और बच्चे को आरएच पॉजिटिव। मिल गया। फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल, लेकिन सेकंड डिलीवरी तक एंटीबॉडी बन चुके होंगे और वो बच्चे के ब्लड में जाएंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिससे बच्चे को जॉइंडिस और एनीमिया हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? सर लिखा क्या है? अगर आरएच निगेटिव किसके साथ मिल गया? आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड, तो क्या बनाएगा? एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट बनाएगा? ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखा है देयरफॉर, इसलिए आरएच ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए किसी के लेन देन के टाइम पे यह भी मैच किया जाता है कि भैया अगर है मामला सही, आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव वाले को देगा, आरएच निगेटिव है तो आरएच निगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? सर आगे बढ़ते हैं। लिखा क्या है? बहुत ध्यान से देखते हैं, ये पूरा पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट। सुनिएगा, जहां ना समझ में आएगा हाथ उठाना, फिर से समझा दूंगा। लिखा स्पेशल केस, एक स्पेशल केस दिया है। किसका? ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, बोले तो मिस मैचिंग। एक केस है जिसमें क्या हुआ है? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी हुआ है, मतलब मिस मैचिंग। लिखा है हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द आरएच निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस, ब्लड ऑफ फीटस। मतलब ये जो मिसमैचिंग हुई है वो मदर और फीटस के बीच में हुई है। मदर का क्या है बेटा? आरएच निगेटिव, और फीटस का क्या है? आरएच पॉजिटिव। और पहले ही बता दिया गया दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा क्लंपिंग। आगे लिखा है कि आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta। जब पहली प्रेगनेंसी होती है और पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा की वजह से, देखो प्लेसेंट हम ऐसे बोलो, देखो यहां डिलीवरी नहीं लिखा है, यहां क्या लिखा है? फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हमने बोला जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है तो बच्चे का और मदर का ब्लड क्या रहता है? सेपरेट। मदर का क्या था? आरएच निगेटिव, और बच्चे का क्या था? आरएच पॉजिटिव। सेपरेट था ड्यू टू प्लेसेंटा। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? आया आया? अरे बोल ना। हमने बोला लिखा क्या? हाउ एवर, जबकि देखा गया कि ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब पहला बच्चा जब पैदा हो रहा था उस दौरान, there is a possibility of exposure of the maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus। सर maternal blood मतलब मदर, किसका? मदर के। देखा गया जब फर्स्ट डिलीवरी हुई तो बच्चे का जो ब्लड था थोड़ा बहुत वो किस में चलाया? मदर के ब्लड में। किस में चलाया? मदर।
पूरी कहानी समझ में आई? ठीक, आगे लिखा है इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, मदर के ब्लड में एंटीबॉडी बनना शुरू। लिखा है अगेंस्ट किसके? RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर, जो कैसा है? RH निगेटिव, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। भाई साहब, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का जो RH एंटीबॉडी है, क्या है? RH एंटीबॉडी, वो किस में लीक करके चला जाएगा? फीटस में। किस में चला जाएगा? फीटस में। एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, और फीटस के RBC को खत्म करने लगेगा। लिखा है दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर अनेमिया एंड जॉइंटिस। भाई साहब, इस समय वो क्या करेगा? फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, जिसकी वजह से फीटस को एनीमिया या जॉइंटिस होने लगेगा। तो आपने गांव में देखा होगा, जो बच्चा पैदा होता है या तो नीला होता है तो मतलब एनीमिया हुआ है, या तो पीला होता है तो मतलब जॉइंटिस होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे क्या लिखा है भैया कि टू दी बॉडी दिस कंडीशन कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कंडीशन क्या कहलाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाई क्या लिखा है? एडमिनिस्टरिंग एंटी-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। इसीलिए आजकल टीका उका चलने लगा है कि भैया जैसा पहला बच्चा पैदा होगा तुरंत मदर को भी और बच्चे को भी टीका लगना शुरू। सर, उस इंजेक्शन का नाम बताइए जो RH एंटीजन को, एंटीबॉडी को मार देता है। रोगम। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं ये बताओ? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लैंडस्टीनर और विनर ने कौन सी ग्रुपिंग दी? आवाज नहीं आई। कौन सा है? अच्छा एक बताओ, RH ब्लड ग्रुपिंग दी, बोलो हाँ या ना? 80 to 85% के पास पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो RH पॉजिटिव, और हमने बोला कि 50% 15% वालों के पास याद रहेगा। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मदर कैसी है? मदर कैसी है? मदर कैसी है? बहुत मारा। मदर है निगेटिव, पॉजिटिव कौन बोला था थोड़ी देर पहले? गोगास। हमने बोला मदर कैसी है? मदर कैसी है? निगेटिव। बच्चा कैसा है? पहला डिलीवरी हो गया? हो गया? नॉर्मल हुआ? अच्छा, हमने बोला डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड बच्चे का किस में आ जाएगा? और मदर में क्या बनने लगेगा? और भैया जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो वही एंटीबॉडी किस में चला जाएगा? अब फीटस के आरबीसी को लगेगा मारने। तो इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और हो जाता है एनीमिया और जॉइंटिस। समझ में आया? इससे बचने के लिए जब फर्स्ट डिलीवरी हो, कौन सी डिलीवरी? फर्स्ट, तुरंत टीका लगता है। क्या लगता है? टीका। उस एंटीबॉडी के एंटी अगेंस्ट लगता है जो इंजेक्शन का नाम होता है रोगम। क्या नाम होता है? आगे बढ़े सर? यस सर। आखिरी अब सुनिएगा, लिखा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या लिखा है? पानी पी लीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं खुद को बोल रहा हूं, पानी पी लीजिए। आए जी, चले आ जाओ भैया, आ जाओ। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, सुन लो, इतना हंसे वाली बात ना रहा गिल वही। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात करें, बहुत ध्यान से सुनो। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यू नो दैट, आप जानते हो, वेन यू मतलब तुम, कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, या तो आप अपनी उंगली काटो या तो खुद को हर्ट करो। कर लिया? यस सर। अब हर्ट करने का मतलब किसी तरह से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। आज कहां लोग खुद को करते हैं? आगे कुकुर जैसे बोला है ना, चलो कोई नहीं, आ जाओ। अरे यार भूल गया, सुअर। आ जाओ। प्रजाति नहीं बदलनी चाहिए, जो आप हो वही रहो। 3.0 कैसे हो मेरे सुअर? ठीक है, तुम लोग कहां सुअर? नहीं ऐसे देख रहे हो सर, सिर्फ सुअरों बोल रहे हैं, सुअरिन नहीं बोल रहे हैं।
सब 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 हो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, गुस्सा मत करना कि मैंने तुम लोग को नहीं बोला। अब बोल दिया, खुश ना? चलो ठीक, आओ। हमने बोला आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पिन ड्रॉप। लिखा है योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखोगे जहां पे कट हुआ है वहां से लंबे समय तक ब्लड नहीं निकलता है। एक समय पे, एक टाइम पीरियड पे वहां से ब्लड निकलना हो जाता है बंद। आखिर क्यों? इनका कहना है, लिखा है कि यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद ब्लड रुकना, मतलब ब्लड बहना हो जाता है बंद। आगे लिखा है, डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों? नहीं। आगे लिखा है, ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन द रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रॉमा। मतलब कि अगर आपको चोट लग जाए या आपके साथ कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ब्लडी ब्लड, खूना खच्चर होने लगे, तो भाई साहब याद रखिएगा, उसके एवज में, किसमें? उसके रिस्पॉन्स में जो आपका ब्लड है वो क्या प्रदर्शित करने लगता है? कोगुलेशन या क्लॉटिंग। मतलब क्लॉटिंग करने लगता है, रक्त का थक्का जमाने लगता है। आगे लिखा है, दिस इज एन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, जिससे भारी मात्रा में जो ब्लड का लॉस होता है वो नहीं होता है। फ्रॉम दी, क्या लिखा है? बॉडी यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। और कुछ समय बाद आप देखोगे पपड़ी जम जाती। क्या जम जाती है? पपड़ी। एंड दैट पपड़ी कॉल्ड डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। क्या कहलाती है? डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। आगे, फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट। और वो कहां बनता है पपड़ी? जहां पे कट लगता है वहां। और एन इंजरी ओवर ए पीरियड टाइम। कुछ समय के बाद पपड़ी जमती है, ऐसा नहीं कि ऐसे आपने दबाया हटाया पपड़ी। ओ माई गॉड। आ गया, लिखा है इट इज ए, क्या लिखा है? इट इज ए क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। और ये जो भी कोगुलेशन होता है वो एक जाल की वजह से होता है, और वो जाल बनता है फाइब्रिन की वजह से। किसकी वजह से? फाइब्रिन। और सर जो फाइब्रिन होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। अगर वो वाटर सॉल्युबल हुआ तो भाई साहब जमने ही नहीं देगा, वो घुल जाएगा और ब्लड बहता रह जाएगा। आगे लिखा है कि इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। जो भी इसमें डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो सेल हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स, लेकिन मेनली हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। वो भी उसमें क्या हो जाते हैं? जाल में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ब्लड रुकना शुरू हो जाता है। लिखा है फाइब्रिन आर फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। सर जो फाइब्रिन होता है वो इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन से बनता है। कन्वर्ट होता है कौन? फाइब्रिनोजेन, तब जाके बनता है फाइब्रिन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम। नाम बताओ? थ्रोम्बिन। आगे लिखा है थ्रोम्बिन इन द टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। और जो थ्रोम्बिन बना वो किससे बना? प्रोथ्रोम्बिन। लिखा एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। मेरे साथ बोलना, चोट लगा, चोट लगा, चोट लगा। अच्छा, प्लेटलेट्स था, प्लेटलेट्स था, इंजर्ड टिश्यू थे, दोनों से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो क्या बनाता है? थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें? थ्रोम्बिन। किसमें करता है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन। और फाइब्रिन जो होता है वो एक्टिव प्रोटीन होता है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। सर दूसरी चीज है, दूसरी चीज हमने बोला ये जो आपका फाइब्रिन है ये थ्रेड लाइक होता है। कैसा होता है? थ्रेड लाइक। और वो जाके घाव पे लग जाता है, जाल बना देता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है। सर इन सब में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन? बेटा जल्दी बताओ, कौन रोल प्ले करता है? कौन करता है? कौन करता है? फटाक से बताओ, कौन करता है? कैल्शियम आयन। कौन करता है? अच्छा पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा ना। आए
5 ही है ना, एक काम करते हैं हटा ही देते हैं इसको ना, अब आ जाएगा ना बाबू, पक्का। चलो अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात को, अब चलो हट गया। अच्छा ये बताओ प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन करता है? और हमने बोला किस में कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। किस में करता है? थ्रोम्बिन। अच्छा थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है? फाइब्रिनोजेन। किस में करता है? फाइब्रिन। और फाइब्रिन क्या थ्रेड लाइक होता है? यस सर। धागे की तरह होता है? यस सर। जाल बनाता है? यस सर। ब्लड के फ्लो को रोक देता है? यस सर। और सर जब ये ब्लड के फ्लो को रोकेगा तो मतलब ब्लड बहना बंद हो जाएगा। सर आगे क्या लिखा है? लिखा है कि सब दिख रहा है ना, लिखा है इस पे ध्यान मत देना अभी, तुम लोग की यही गंदी आदत, तुम लोग इस पे तुरंत ध्यान देने लगे। ये देखो, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कास्केड प्रोसेस। ये लगातार होता है। क्या होता है? लगातार। इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लाज्मा में। इज एन इनएक्टिव स्टेट, किसमें रहते हैं? इनएक्टिव स्टेट, लेकिन बाद में हो जाते हैं एक्टिव। एंड इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट दी प्लेटलेट्स, जहां चोट लगती है वो प्लेटलेट्स को भी स्टिमुलेट, उत्तेजित करता, हमने पढ़ाया था, याद है ना? यस सर। लिखा इन दी ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर, कि भैया तुम भी अपने अंदर से कुछ फैक्टर निकालो, तब जाके ये निकालता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। आगे लिखा है विच एक्टिवेट दी मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, और वो जो फैक्टर निकालता है वो मैकेनिज्म को, जो कोगुलेशन का, उसे एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। Certain factor released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation, और जहां चोट लगी है वहां से भी कुछ फैक्टर निकलते हैं, सेम थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो भी हेल्प करता है। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैल्शियम आयन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसमें? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सा? पक्का? मैं देख नहीं रहा हूं, पक्का? कितने लोग बोल रहे हैं पहला? कितने लोग बोल रहे हैं पहला? कितने लोग बोल रहे हैं दूसरा? दूसरा कितने लोग बोल रहे हैं? सेकंड, हाथ उठाओ। 1 2, दूसरा 3। कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बी मतलब दूसरा? हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं ऑप्शन 3? हो जाएगा, क्यों कहा जाएगा? अरे भैया रुक जाओ, ए है बी है, तो ये सही है, बी सही है, तो यहां क्या करते हैं? बी में क्या करते हैं? सही हो जाएगा, मतलब ये मिस प्रिंटिंग है। अगर आप मैच करते हो तो मिलता ही नहीं, फिर आप एक ऑप्शन बनाते। आ जाओ, इस्नोफिल कितना % होता है? आए चलो, लिम्फोसाइट कितना होता है? हमने बोला। न्यूट्रोफिल कितना होता है? मोनोसाइट कितना होता है? मैच कर लिए थे। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अरे देख के बोल बे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? बैसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द, ये सही है गलत है? आए आपको करेक्ट बताना है ना। बैसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन, सही है गलत? सही है। बैसोफिल आर इन्वॉल्व इन, सही है गलत? वहां रिएक्शन होगा, क्या होगा? रिएक्शन, इंफ्लामेटरी रिएक्शन। आगे बढ़ो। बैसोफिल है कौन से शेप का होता है? गलत है। बैसोफिल आर गलत है, तो कौन सा सही है? आए बी और सी, किसमें दिया है? ए में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, फटाक से देखो भाई। स्टेटमेंट दिया 2000, सोचो स्टेटमेंट कैसा पूछा है, चिंदी टाइप 2022 में लिखा है। क्या पूछा? स्टेटमेंट दिया, द कोगुलम इज फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन। सही है? अरे बोलो ये सही है, ये गलत है। यहां क्या होगा? फाइब्रिन। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट इन द लाइट ऑफ, सॉरी यहीं तक होगा ये, ठीक है? बताओ सही है गलत है? तो स्टेटमेंट सेकेंड सही, फर्स्ट इज गलत। तो बताओ कौन सा ऑप्शन? ए बी सी डी, डी बताओ चौथा। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट।
ये बताओ, फटाक से जवाब दो। लिखा अ पर्सन, ठीक है, विद ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। अरे भैया याद रखना, ए आए, अगर एक पर्सन ए बी है तो उसके पास एंटीजन होंगे, यस सर, लेकिन एंटीबॉडी, एंटीजन आरबीसी के सरफेस और एंटीबॉडी प्लाज्मा में, तो ये याद रखिएगा, प्लाज्मा में लिखा कि आरबीसी सरफेस, लिखा एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज ए और बी इन प्लाज्मा, सही है। ये प्लाज्मा और आरबीसी ध्यान देना, नहीं तो गलत करके आ जाओगे। आगे क्या लिखा, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, कौन सा, थ्रोम्बिन, कौन सा, थ्रोम्बिन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, अगला बताओ, फटाक से जवाब दो, ऐसा बिना देखे बोल दोगे। मैच करो भैया ए और बी में, इस्नोफिल का बताओ, बैसोफिल नहीं, इस्नोफिल, अगर याद होगा तो आप कर पाओगे। ए का कहां मिला है, अरे भैया मिला के तो देखो, पहले का थर्ड होगा पक्का। अच्छा, स्नोफिल याद करो, स्नोफिल क्या स्टमिन रिलीज करता है, आए पहले का पहला, सही है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, बैसोफिल का बताओ, आए न्यूट्रोफिल का बताओ, ये तो दिख रहा है। अच्छा अच्छा एक मिनट, सी में सेकंड कहां कहां दिया है, इसको काट दो, इसको काट दो। लिम्फोसाइट का बताओ, इम्यून रिस्पांस, तो देखो कहां फर्स्ट दिया, ये दिया है, तो ऑप्शन ए। अगर आपको दो मिला लो, बाकी सब मैच हो जाएगा। कहां, हाँ गलत होगा, यहां क्या होगा, ए की जगह क्या हो जाएगा, जैसे थर्ड, ए में क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, और इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। उप्स, आगे बढ़ो, नेक्स्ट, आखिरी है, शुगर, शुगर, ये बताओ फटाक से, देख के बोलो, सी, इसमें बताओ, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। ए लिखा है कि ए वही पुराना क्वेश्चन है, उसी को तरह बदल दिया है, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा, बिल्कुल सही जवाब यही होगा। आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट, फटाक से जवाब दीजिएगा। अरे देख ले भाई, अच्छा सी, हाँ इसमें बताओ, आए कौन ऑप्शन, पढ़ लें दो मुझे, ग्लोबुलिन कंटेन इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा प्राइमरीली, 1 2 3 4 4, चलो बढ़िया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट बताओ, फटाक से जवाब दो, बोलो 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 बोलो, विच टाइप ब्लड कंसर्ट, आए अबे पहले बोलो, रिलीज हिस्टामिन, आए 1 2 3 4, कौन सा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, ये बताओ फटाक से, आए लिखा एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो कौन सा दिया है, 1 2 3 4, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। भाई ये मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, आया हुआ क्वेश्चन है, इतना नल्ला टाइप क्वेश्चन आता है, पता है आप लोग की थिंकिंग, सुअर्स, हमने बोला आप लोग हमेशा ये सोचते हो और साला आ ये जाता है, नहीं समझे हमारी बात, सोचते अपूत देता है ये, और उसी में तुम चकरा जाते हो, क्योंकि तुमने पढ़ा है, आ जाता है, कर नहीं, और मुंह दिया है। आ जाओ आखिरी, बताओ बताओ, खुशी है मुझे आप जवाब दे रहे हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, 1 2 3 4 4, RH निगेटिव फीमेल, हाँ ठीक भाई, आराम से बोलो। अगला क्या दिया, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, शांति शांति से, अब
अब बहुत स्पीड में चलेंगे। लिखा है कि ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, सम वाटर along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cell of tissue, leaving the large protein and most of the formed element in the blood vessels. सर, जो कैपिलरी होता है वहां से चीजें छन जाती हैं। क्या हो जाती है? छन जाती हैं, और छन के एक स्पेस में आती हैं जहां पे बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। भाई साहब, उसी जगह पे छोटे छोटे पार्टिकल्स किसके? प्रोटीन के आएंगे, और WBC जैसे सेल आएंगे, और जैसे बड़े बड़े प्रोटीन वहीं रह जाएंगे, और आपके अगर बोला जाए RBC भी वहीं रह जाएगा, लेकिन प्लाज्मा हुआ वो भी छन जाएगा। आपका अगर बोला जाए WBC वो भी आ सकता है, अगर आपसे बोला जाए छोटे छोटे प्रोटीन आ जाएंगे, बाकी सब वहीं रुक जाएंगे। और जो छन के आ गया और प्लाज्मा के साथ और फ्लूइड, वो कहलाता है लिम्फ। क्या कहलाता है? लिम्फ। बस इतना याद रखना। क्या? पहला, जब छनता है तो WBC आता है कि नहीं आता है? आता है, क्योंकि इसमें सो होता है डायप्डेसिस, अपने शेप को बदल के आ जाता है। हमने बोला दूसरा, क्या प्लाज्मा छन के आ जाता है? यस सर। तो प्रोटीन भी आएंगे, लेकिन कौन से? स्मॉल, बड़े वाले नहीं आएंगे। आगे लिखा है, दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। बाद में वो जब लिम्फ वेसल्स में जाता है, लिम्फ कैपिलरी में, तब लिम्फ कहलाता है। जो छन के आ गया वो कौन सा फ्लूइड कहलाता है? इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जब प्लाज्मा ही आया तो जैसे प्लाज्मा में होगा तो वैसे इनमें भी होगा। आगे लिखा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस। ठीक है, इनमें क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? न्यूट्रिएंट्स और गैसेस। CO2 जाता है और चीजें आती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। लिखा है, बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज ऑकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। कैसे होता है आपको पता है? जैसे आपने सुना होगा, आप विलाई पढ़े होगे। विलाई में लैक्टियल्स होते थे। क्या होते थे? लैक्टियल्स। असल बात, जो लिपिड न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। तो लैक्टियल्स के थ्रू, काइलोमाइक्रोन आपने सुना होगा, प्रोटीन की कोटिंग करते थे उसको, तब इस तरह इसी के थ्रू पहले लिम्फ में आता था, फिर लिम्फ से ब्लड में जाता था। समझ में आया कि नहीं? आगे नेक्स्ट सर अगर बात करें, यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखो। लिखा है, एन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन। जो आपका कैपिलरी गया था, आर्टरी आया था, कैपिलरी, फिर वेन, तो ये नीचे से जाते हैं और उसी वेन में मिल जाते हैं और सारी चीजों को वहीं ड्रेन छोड़ देते हैं। समझ में आया? ठीक। आगे लिखा है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ कैपिलरी बोले तो उस फ्लूइड को बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस। कैसा फ्लूइड होता है? कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस। कंटेनिंग ए स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट, और इनके पास क्या होता है? एक बेहतरीन तरीके का लिम्फोसाइट। आगे, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये भी एक कैरियर की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एटसेट्रा। फैट आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे लिखा है सर्कुलेटरी पाथवे। क्या लिखा है? सर्कुलेटरी। लिखा है, सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या है? क्लियर है। पहला लिखा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। अगर आपसे पूछा जाए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, आप बोलोगे आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। ठीक, आर्थ्रोपोड और मोलस्कस और लिखा है इन विच इनमें ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। किससे पंप होता है? हार्ट। और पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स, और बड़े से एक वेसल से पास होता है। क्या होता है? पास इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी, जिसे बोलते हैं साइनसेस। मतलब कि साइनसेस एक कैविटी होता है जिसमें एक बड़े से वेसल से डायरेक्ट ब्लड उसमें आता है, जब हार्ट उसे पंप करता है तब। आगे लिखा है, एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम
in which the blood pumped by the heart always circulate through a closed network of blood vessels. हमारे में होता है, किसमें होता है? हमारे में होता है कॉर्डेट्स में, कि हमारे पास बहुत सारी नसें पाई जाती हैं. क्या पाई जाती है? नसें. नेटवर्क ऑफ वेसल्स, जो हमारे किससे जुड़े होते हैं? हार्ट से. किससे? हार्ट से. तो हमारा इसलिए होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना. कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अरे चीखो ना, आगे बढ़ो फटाफट बेटा. आज पता है लेट की वजह से, क्योंकि स्टार्ट लेट हुआ, टेंशन हो रहा है हमको. हो जाना चाहिए वैसे, खींच दूंगा मैं, लेकिन खींचना अच्छा नहीं होता है. वैसे खींचने में माहिर हूं. हो गया ना? अब देखो अब एकदम फटाफट, ये कुछ है नहीं इसमें, जो है वही लिखा. दिस पैटर्न इज कंसीडर्ड टू मोर एडवांटेजियस, लिखा एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड. ऑल ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस ए मस्कुलर चैम्बर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट. जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास मस्कुलर चैम्बर होता है, नाम होता है हार्ट. क्या नाम होता है? लिखा है फिशेस है, कितने चैम्बर होते हैं? 2. फिश के पास कितना चैम्बर? 2. ये इंपॉर्टेंट है. फिश के पास आगे लिखा है हार्ट, चैम्बर्ड हार्ट विथ एन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, जिसमें एक आर्ट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट कौन? क्रोकोडाइल हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट. इनके पास कितने चैम्बर होते हैं? 3. किनके पास? एम्फीबियन और रेप्टाइल, जिसमें 2 होता है आर्ट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल. ठीक है. वेयर एज देखा गया क्या, जो क्रोकोडाइल है, बर्ड है और मैमल पॉजेस कितने चैम्बर बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. किसमें किसमें? क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में. विथ 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल. कितने आर्ट्रिया कितने वेंट्रिकल? 2. तो बताओ फिशेस में कितने चैम्बर? कितने? कितने आर्ट्रिया? कितने आर्ट्रिया? कितने वेंट्रिकल? हमने बोला एम्फीबियंस का नाम सुना है, रेप्टाइल्स का नाम सुना है. इसमें क्रोकोडाइल वैसे देखा जाए तो रेप्टाइल में ही आते हैं, लेकिन उनको छोड़ के कितने चैम्बर होते हैं? कितने आर्ट्रिया? कितने वेंट्रिकल? अच्छा, आपने मैमल्स का नाम सुना है, क्रोकोडाइल का नाम सुना है, बर्ड का नाम सुना है? कितने चैम्बर? कितने आर्ट्रिया? कितने वेंट्रिकल? याद रहेगा. आगे इन फिशेस द हार्ट पंप आउट कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड. कौन सा? विच इज ऑक्सीजनेटेड बाई दी गिल्स. और उसे ऑक्सीजनेटेड कौन करता है? गिल्स. एंड सप्लाइज टू द बॉडी पार्ट, और उसको फिर कहां भेजता है? बॉडी में. फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट. इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. देता है कौन सा गिल्स को? डीऑक्सीजनेटेड. गिल्स ने बॉडी में क्या भेजा? ऑक्सीजनेटेड. फिर उसने उसको क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड. फिर वो गया हार्ट में, फिर हार्ट से गिल्स में, फिर गिल्स से बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से गिल्स, गिल्स से बॉडी, बॉडी से हार्ट. दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन. आगे इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल द लेफ्ट आर्ट्रिया. कौन सा आर्ट्रिया? लेफ्ट. रिसीव क्या करता है? लेफ्ट मतलब इधर वाला. रिसीव क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से करता है? फ्रॉम द गिल्स या लंग्स या स्किन. एंड द राइट आर्ट्रिया गेट कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बिल्कुल हमारे जैसा. किसके जैसा? हमारे जैसा. लिखा है फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट. हाउएवर जबकि देखा गया दे गेट मिक्स्ड अप इन दी सिंगल वेंट्रिकल. और ये क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. किसमें? सिंगल वेंट्रिकल में. विच पम्प्ड आउट मिक्स्ड ब्लड. इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. समझ में आया कि नहीं? मेरे साथ बोलना. लेफ्ट आर्ट्रिया में कैसा ब्लड आता है एम्फीबियंस के? राइट से कौन सा? और दोनों आके कहां मिल जाते हैं? और वही बाहर निकल के जहां जाना होता वहां जाता है. दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. आगे बढ़े बाबा. यस सर. आइए सर, लिखा क्या है? इन बर्ड्स. क्या लिखा है? इन बर्ड्स एंड मैमल्स कौन सा ब्लड? और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट, राइट आर्ट्रिया सेम है. ठीक है. रिस्पेक्टिवली पासेस ऑन टू दी वेंट्रिकल. फिर कहां पे देता है? वेंट्रिकल. मतलब राइट, राइट वाला, लेफ्ट, लेफ्ट वाला. लिखा द सेम साइड. लिखा भी है सेम साइड.
द वेंट्रिकल पंप इट आउट, उसको बाहर भेजता है विदाउट एनी मिक्सिंग अप। क्यों? क्योंकि 4 चैम्बर है। ठीक, 2 सेपरेट सर्कुलेशन पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं कि इनके पास डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला हेडिंग क्या दिया है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रहेगा? यस सर। आइए सर, लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ध्यान से बोलना, आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? अच्छा, कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर, जिसे हम बोलते हैं हार्ट। मतलब इनके पास मस्कुलर चैम्बर होता है जो कहलाता है हार्ट। लिखा है ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इनके पास क्या क्या होता है सुन लो। इनके पास हार्ट होता है, इनके पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। आगे लिखा है द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, और जो उनके अंदर फ्लूइड होता है, जो सर्कुलेट होता है, वो ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। तो 3 चीजें आपने पढ़ा, एक हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल, तीसरा ब्लड। लिखा है कि हार्ट दी मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मीजोडर्मली हमारी बॉडी कितने लेयर से, पहला एक्टो, दूसरा मीजो, तीसरा इंडो। तो हार्ट किससे बनता है? मीजोडर्म से। आगे लिखा है इज सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी। कहां सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी, इन बिटवीन द 2 लंग्स, और 2 लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है। आगे लिखा है इट हैज दी साइज ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उतना इसका साइज होगा। बोलो समझ में आया? लिखा है इट प्रोटेक्टेड बाई डबल वॉल। किससे प्रोटेक्ट होता है? डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग। नाम बताओ? पेरिकार्डियम। नाम बताओ? पेरिकार्डियम। लिखा है इनक्लोजिंग दी पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा याद करो, लंग्स पढ़ा था? यस सर। प्लूरल मेम्ब्रेन था? यस सर। बीच में प्लूरल फ्लूइड था? यस सर। ऐसे इनमें पेरिकार्डियल डबल मेम्ब्रेनस है? यस सर। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये फ्रिक्शन से बचाता है। इतना समझ में आया था कि नहीं आया था? आया कि नहीं आया? ठीक, आ जाओ, इसको सुनो ध्यान से। क्या करो? ध्यान से सुनो। लिखा है आवर हार्ट हैज कितने चैम्बर? 4। 2 जो होते हैं स्मॉल अपर चैम्बर, जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया। 2 ऊपर छोटे वाले होते हैं जिन्हें हम आर्ट्रिया बोलते हैं। लिखा एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल, और जो 2 नीचे वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बड़े होते कि छोटे होते हैं? बड़े। ऊपर वाले छोटे। A thin muscular wall called इंटर, क्या लिखा है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, जो आर्ट्रिया को सेपरेट करता है। किसको? आर्ट्रिया। सेपरेट दी राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। आपसे पूछा जाए राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया को सेपरेट करने वाला कौन सा सेप्टम होता है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वेयर एज थिक वॉल्ड, देखो याद रखना, थिन कहां होगा और थिक। थिन मस्कुलर वॉल कौन है? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। ये टर्म याद रखना, थिन मस्कुलर वॉल, इंटर आर्ट्रियल वॉल, जो आर्ट्रिया को सेपरेट कर रहा है। थिक वॉल दी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। लिखा है ये किसको सेपरेट कर रहा है? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला कौन कहलाता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दी आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, सेम, ऊपर आर्ट्रिया नीचे वेंट्रिकल, आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या याद रहेगा आपको? यस सर। मेरे साथ बोलना, आर्ट्रिया को सेपरेट करने वाला बोल अबे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और हमने बोला वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला, और हमने आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला। अच्छा बताओ, जो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम होता थिन होता कि थिक होता है? हमने बोला जो आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता थिन होता कि थिक? अच्छा बताओ, जो आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता थिक होता है प्लस फाइब्रस। आगे, हाउएवर ईच ऑफ दी सेप्टा आर प्रोवाइड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। क्या इनमें ओपनिंग होती है क्या? अरे बोलो ना, सेम साइड पे, मतलब लेफ्ट है तो लेफ्ट वाला, राइट है तो राइट वाला। समझ में आया? आगे, the opening between the right atrium and right ventricle is guarded by valve formed of 3 muscular flaps or cusp। बताओ, अब मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ट्राइकस्पिड वाल्व है, क्या है? ट्राई। तो ये राइट राइट में है या लेफ्ट लेफ्ट में है? किस में है? राइट 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 राइट। कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड। वेयर एज ए
bicuspid या mitral valve guard the opening between the left atria and the left ventricle. तो अगर आपसे पूछा था राइट आर्ट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, और आपसे पूछा था लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, याद रहेगा? यस सर. आगे, the opening of the right and the left ventricle into the pulmonary artery, ये याद रखना, लिखा the opening of the right and the left ventricle into कहां खुलता है? pulmonary artery. कहां खुलता है? pulmonary. and the aorta respectively. उसके बाद aorta. देखो एक चीज सुनना, ऐसे लिखा है, देखो राइट और क्या लिखा है? लेफ्ट, दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली लगा है. राइट वाले की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी खुलता है ना उसमें. राइट की बात करें तो उसमें कौन खुलता है, या वो खुलता है? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो इनमें खुलता है या इनमें वो खुलते हैं? हाँ, राइट वेंट्रिकल किस में खुलता है? पल्मोनरी आर्टरी. और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में? ऑर्टा. समझ में? क्लियर है? लिखो, आर प्रोवाइडेड विद दी सेमिलुनर वाल्व. और वहां कौन सा वाल्व लगा होता है? राइट वेंट्रिकल लेफ्ट खुलते हैं. जो राइट वाला वो किस में खुलेगा? पल्मोनरी. लेफ्ट वाला किस में खुलेगा? आर्टा. और जब खुलते हैं वहां भी लगे तो वाल्व. नाम बताओ? सेमिलुनर वाल्व. आगे बढ़ो. ऐसा ही कुछ होता है, आप देख सकते हो यहां पे. ये डायग्राम आप देख लेना, ठीक है? डायग्राम देख लेना अपने, लेकिन देख जरूर लेना. एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लेना. कौन सा? एनसीईआरटी. आगे बढ़ो. ये बताओ, यहां दिया है, अब सुनो 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 सुनो. They are the valves in the heart, allow the flow of blood only in one direction. कभी भी ऊपर नहीं जाने देते हैं. जब एक बार राइट वेंट्रिकल से, राइट आर्ट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो फिर से वापस नहीं जा सकता, एक डायरेक्शन में. फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी या आर्टा. समझ में? नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं. लिखा है दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैक फ्लो. तो कोई भी बैक फ्लो होने नहीं देते हैं, इसीलिए तो वाल्व है. आगे लिखा है द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स. पूरा हार्ट जो है वो किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स. पूरा हार्ट किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स. द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द ऑफ द आर्ट्रिया. जो वेंट्रिकल का वॉल होता है वो कुछ ज्यादा ही मोटा होता है, किसके अपेक्षा? आर्ट्रिया के वॉल के अपेक्षा. लिखा है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू. और इनके पास पाए जाते हैं स्पेशल तरीके का कार्डियक मसल्स होते हैं जो कहलाते हैं नोडल टिश्यू. इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हार्ट. और ये बटे होते, बिखरे होते कहां पे? हार्ट में. लिखा a patch of this tissue is present in the, याद रखना कहां पे? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम. सुनो, जिसे हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड या एसए नोड. तो याद रखिएगा, राइट क्या लिखा है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, नाम होता है एसए नोड. आगे लिखा अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर, लेकिन होगा राइट आर्ट्रिया में ही. लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम क्लोज टू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम बोलते हैं एवी नोड. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आ जाओ. लिखा अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर. इनके पास क्या होता है? बंडल होता है किसका? नोडल फाइबर्स का. आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जिसे क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो एवी नोड से निकलता. कहां से? एवी, जिसे इसीलिए बोलते हैं एवी बंडल. कॉन्टिन्यूस फ्रॉम द एवी नोड. कहां से निकलता है? एवी नोड. विच पासेस थ्रू द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा. और कहां से पास होता है? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से. इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल. और निकलते कहां से बेटा? जो आपका आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को बांटने वाला सेप्टम होता है वहां से निकलते हैं और दो भाग में बंट जाते हैं, जिसे बोलते हैं राइट और लेफ्ट बंडल. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना. ठीक. आगे क्या लिखा है? ध्यान से देखना. लिखा है कि दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर musculature of the respectively sides and are called पुर्किंजी फाइबर. और उन्हीं राइट और लेफ्ट बंडल पे लगे होते हैं फाइबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं पुर्किंजी फाइबर्स.
लिखा है द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट क्या, एक्शन पोटेंशियल। जो नोडल मस्कुलेचर होते हैं जैसे एसए नोड और एवी नोड, इनके पास पोटेंशियल होता है क्या जनरेट करने का, एक्शन पोटेंशियल। आगे, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्यों, क्योंकि हार्ट क्या है, मायोकार्डियल है, मायोजेनिक है, क्या है, मायोजेनिक है, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज, इट इज एन ऑटो एक्साइटेबल। कैसा है, ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. जैसे अगर देखोगे जो आपका एसए नोड है वो अलग करता है, वो अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और एवी नोड अलग। आगे लिखा है द एसए नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट। and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity। और शुरुआत ये करता है एसए नोड 70 से 75 क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, जिसकी वजह से भाई साहब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। लिखा इसलिए क्या कहलाता है, पेस मेकर कहलाता है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट कितना, 70 to 75 टाइम इन ए मिनट। एवरेज दिया है 72 बीट पर मिनट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? आगे क्या दिया है बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है कार्डियक साइकिल। क्या लिखा है, कार्डियक साइकिल। हाउ डज द हार्ट फंक्शन, कैसे काम करता है देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड स्टेट। कौन से स्टेट में, रिलैक्स, ठीक है, दैट इज दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। अगर रिलैक्स है तो क्या कहलाएंगे, ज्वाइंट डायस्टोल। आगे, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होंगे, ओपन। ब्लड लिखा है, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। मतलब कहां आ जाएगा, आपके राइट और लेफ्ट। क्या लिखा बेटा, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में। लिखा है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया। और किसके थ्रू आएगा, लेफ्ट और राइट आर्टरिया के थ्रू आएगा। लिखा है द सेमी ल्यूनर वाल्व, जो नीचे था जहां से पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा जुड़े थे, आर क्लोज्ड। उस समय क्या होगा कि आपका सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होगा, क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो सीधे निकल ना जाए, वो भी भरे। एट दिस स्टेज द एसए नोड नाउ जनरेट क्या, एक्शन पोटेंशियल। तुरंत जैसे ही भरेगा एसए नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। याद रखना, पल्मोनरी वेन लेके आया कहां, आपके आर्टरिया में, वीना कावा भी लेके आया कहां, आर्टरिया में। आर्टरिया भर गया, भरता जा रहा, और वेंट्रिकल भी भरता जा रहा है। तुरंत एसए नोड में क्या जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल, विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया। और दोनों आर्टरिया में बहुत सारे आयंस होते हैं जिसकी वजह से स्टिमुलेट होता है। क्या होता है, स्टिमुलेट टू अंडरगो क्या लिखा है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। और लगातार क्या करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक साथ दोनों चैम्बर किसके, आर्टरिया। तो वो कहलाता है आर्टरियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। और वो किसमें भेज देता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल में। किसमें भेजेगा, वेंट्रिकल। किसको, ब्लड को। किसको, ब्लड को। लिखा अबाउट 30%, कितना परसेंट, 30%। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल। अब वही एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड ने जनरेट किया था एवी नोड की मदद से किसमें कंडक्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल में। लिखा साइड ऑफ द एवी नोड एंड एवी नोड फिर कहां भेजेगा, एवी बंडल। एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस, क्या होता है, बंडल ऑफ हिस, ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। पूरे मसल्स में फैला देगा उस एक्शन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से वेंट्रिकल भी क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल मसल्स है वो क्या होने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। भरने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। लिखा दी आर्टरिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। जब आपका आर्टरिया खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बताओ फटाक से, रिलैक्सेशन अवस्था में आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल। लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्क्वाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप देखोगे फिर वेंट्रिकल भी खाली होगा, और जैसे वो भी खाली हुआ वो भी आ जाएगा किसमें, आपके
भरेगा जैसे ही, क्योंकि आर्टरिया जब खाली होगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो वो भरेगा तो क्या कहलाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आगे बढ़ते हैं सर। आगे अगर देखा जाए, बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीज लिखा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब नीचे भर जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हो जाएंगे, बंद। क्या हो जाएंगे, बंद। ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ब्लड पीछे की तरफ जाने लगता है या जाना चाहता है, जिसकी वजह से दोनों कस्पिड बंद हो जाते हैं। लिखा एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और वेंट्रिकुलर प्रेशर अब लगेगा किधर, नीचे की तरफ। किधर लगेगा, नीचे की तरफ। दिस सेमिलुनर वॉल गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड ऑर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड। जब उन पे फोर्स पड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन। क्या हो जाएंगे, ओपन, अलाउइंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल। और फिर ब्लड कहां जाएगा, देखो पूरा पढ़ो, blood in the ventricle to flow through these vessels into the circulatory pathway, और वो आगे निकल जाएगा और पहुंच जाएगा सर्कुलेटरी पाथवे में। आगे the ventricle now relax, अब वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स, तो कहलाएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या कहलाएगा, डायस्टोल। एंड दी वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। भाई साहब, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेमिलुनर वॉल अपने आप बंद हो जाता है, जिससे बैक फ्लो नहीं होता। एज दी, क्या लिखा है, वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, गिरावट हो जाती है, तो क्या हो जाता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर पुश्ड ओपन बाय द प्रेशर इन द आर्टरिया। क्या लिखा है, एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हिच वाज बीइंग एम्प्टीड इनटू देम बाय द वेन्स। अच्छा एक बात बताओ, वेंट्रिकल इस समय खाली है कि भरा है, क्या है, खाली, और आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा है कि द ब्लड now once again move freely to the ventricle, the ventricles and artery are now again in relaxed, क्या बोलेंगे उसको, giant diastole as earlier। आगे पॉइंट देखो क्या लिखा है, ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, घर जाके एक बार रीड जरूर करिएगा, ठीक है। लिखा गया है, soon the SA node generate a new action potential, उसके बाद तुरंत वो क्या करेगा, नया, भरा आर्टरिया, वेंट्रिकल भरा, आर्टरिया खाली हुआ, एक समय पे दोनों खाली हो गए। लिखा एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट्स डिस्क्राइब अबव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। लगातार भरेगा, खाली होगा, भरेगा, खाली होगा, लगातार होता रहेगा। दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट which is called, which is cyclically repeated called cardiac cycle। क्या कहलाता है, कार्डियक। सुनो, पीना कावा से, पल्मोनरी वेन से ब्लड आर्टरिया में आया, भरा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद थे, क्लियर है। और जैसे ही एसए नोड को पता चला, उसने इंपल्स जनरेट किया, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल भर गया, बोलो हाँ या ना, ठीक। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड बंद हो गए, सेमिलुनर वॉल खुल गए, क्यों, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एवी नोड के थ्रू, बंडल्स पुरकिंजी फाइबर, जिसकी वजह से एक टाइम आएगा दोनों खाली हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। सिंपल है, ठीक है। इसको करने में कुल समय कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। लिखा एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, दोनों में होता है सिस्टोल और दोनों में होता है डायस्टोल। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट कितना टाइम करता है, 72 टाइम पर मिनट, दैट इज मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, कोई भी कार्डियक साइकिल हो पर मिनट ही होता है। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितना सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड का। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली कितना ml ब्लड बेटा, 70 ml, कितना, 70, विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जो 70 ml वेंट्रिकल से निकलता है वो कौन सा वॉल्यूम कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट कितना, 5040 ml। आगे therefore the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average कितना दिया बेटा, 5000 ml या 5 लीटर in a healthy individual। समझ में आया कि नहीं आया?
लिखा दी बॉडी हैज दी एबिलिटी, क्या है इनके पास? क्षमता, क्या करने का? बदलने का। किसको? स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट। एक्सरसाइज करो, दौड़ो, जिससे सारी चीजें बदल जाएंगी। सर आगे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, लिखा है द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट्स, जो दौड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। जो नॉर्मल मैन, जैसे अभी मैं हूं, मेरा हार्ट बीट तेज है, हार्ट बीट तेज क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, एक नॉर्मल इंसान के अपेक्षा। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हियर्ड थ्रू स्टेथोस्कोप। और ये भी कार्डियक साइकिल जो भी होता है, वाल्व का बंद होना खुलना, इनकी वजह से एक आवाज आता है जिसको हम बोलते हैं लब और डब। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिखो, इसको सुन किसे सकते हैं? स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द, हाँ, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है? क्लोज। क्या होता है? क्लोज। तब आवाज आती है लब। वेयर द सेकेंड हार्ट साउंड इज डब इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। देखो, दोनों वाल्व दोनों टाइम पे बंद ही होता है, चाहे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हो वो भी बंद होता है, चाहे सेमिल्यूनर वाल्व हो वो भी बंद होता है, तब आवाज आती है लब और डब। जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होता है तो लब, जब आपका सेमिल्यूनर बंद होता है डब। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। क्लियर? आ जाइए, ईसीजी क्या है बेटा? ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी अगर हम ग्राफ की बात करें, नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन है कि ये क्या है? ये मशीन है। क्या है? मशीन। दोनों में याद रखना, अगर ग्राफ लगा है तो मशीन, ग्राम लगा है तो ग्राफ। समझ में आया कि नहीं? उल्टा है। लिखा है यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। हीरोइन लेटी है, वो चल रहा है, उसमें हीरो आता देखता मरने वाली है तो कहती है मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरी छोटी बहन से शादी कर लो। ठीक है, आ गया मूवी में, आ गया। लिखा अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू अ मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक दिस साउंड। कौन सा? पिप पिप पिप। यहां तक तो ठीक था। पी, पेशेंट को क्या हो गया बेटा? गोज इनटू कार्डियक अरेस्ट, और पेशेंट मर मुआ गया। लेकिन मरने से पहले क्या बोली थी? ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। हाँ, ये चीजें तो याद जरूर रहेंगी। किस क्या चीज? आखिरी है ना ये। अब सुनो, फटाक से इसको पढ़ लेते हैं, फटाक से खत्म। अभी आप जैसे निकलोगे आपको क्या मिल जाएगा? सीट। यार समय कम मिल रहा है, 2 घंटे में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर, वो भी 2 घंटा पूरा नहीं मिला, खत्म करना है। और आपको समझ में आया? ठीक है, आपने एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन सुना। पहले मेरा प्लान था ऐसे ही चैप्टर को क्या कर देना, मतलब बेटा एक मिनट, आवाज नहीं जान, तो ऐसे समय पे सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमको गुस्सा तुमसे ज्यादा आता है ये जब होता है। फटाफट फटाफट, अरे दादा रे दादा, इसको खत्म करने, कल जो बचा कुचा उसको पढ़ा देंगे। और कल कौन सा चैप्टर पढ़ा है? छोटा कोई हो ह्यूमन फिजियोलॉजी में? ना 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 ना, सब बड़े हैं ना। क्या? ना ना, सीरीज से चलेंगे। कैसे चलेंगे? सीरीज। अरे घट बढ़ गया तो अगले दिन उसको कर देंगे, फिर ऐसे करके आराम से, लेकिन पढ़ेंगे, भगाएंगे नहीं। क्योंकि अभी इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मुझे मिल गया होता वो समय जो मैं लेट 20 मिनट, तो कहो जाता, मेरी गलती नहीं। अब इसका फिजिक्स की है ना, तो इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा। आ जाओ, लिखा क्या है? दिस टाइप ऑफ मशीन है, मशीन का नाम बताओ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसका इस्तेमाल करके हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। वो ग्राफ मिलता है, वो रिकॉर्ड। इसी इज
ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मतलब ईसीजी जो है रिप्रेजेंटेशन है किसका? हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। और ये कब एक्टिविटी शो होता है? कार्डियक साइकिल के दौरान। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी एज सोन इन द पेशेंट इन कनेक्टेड टू दी मशीन। जो पेशेंट कनेक्टेड है किससे? मशीन, उसी का हार्ट का सब कुछ दिखेगा। लिखा है विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। कितने इलेक्ट्रिकल लीड्स? 3। लिखा है 1 टू ईच रिस्ट। 2 क्या होंगे? आपके रिस्ट पे होंगे। एंड टू दी लेफ्ट एंकल। और कहां होंगे? लेफ्ट एंकल पे होंगे। दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। और ये हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे। फॉर ए डिटेल इवोल्यूशन, क्या लिखा है? इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। और चेस्ट रीजन पे बहुत सारे अटैच किए जाते हैं लीड्स, बहुत सारे, मल्टीपल। तो बताओ, दोनों रिस्ट पे होते हैं, लेफ्ट एंकल पे होते हैं और मल्टीपल चेस्ट पे होते हैं। हेयर वी विल टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ईसीजी। देखो दिया है ना, P ठीक है, Q ठीक है, R ठीक है, S ठीक है, T ठीक है। खींच दोगे तुम खींच जाओगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक। अब सुनना यहां क्या लिखा है। यहां देखो क्या लिखा है। लिखा है कि ईच पीक इन दी ईसीजी, जितने पीक है, चाहे P, Q, R, S कोई भी, आइडेंटिफाई विद अ लेटर फ्रॉम P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। मतलब आप देखोगे P पे तो हो सकता है वहां सिस्टोल हो सकता है डायस्टोल हो रहा हो, तो अलग अलग एक्टिविटी को वहां कंसीडर किया जाता है, पता लगाया जाता है। लिखा है कि the P wave represent the electrical excitation। एक्साइटेशन मतलब कि सिस्टोल होगा। क्या होगा? सिस्टोल। और डीपोलराइजेशन, ये याद रखना बेटा, पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ दी आर्टरिया। याद रहेगा? यस सर। लिखा विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। मतलब सिस्टोल हुआ है, क्या हुआ है? सिस्टोल, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा आर्टरिया का। आगे लिखा है द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल which initiate the ventricular contraction। जो कि क्या होगा? वेंट्रिकल भरेगा। क्या भरेगा? वेंट्रिकल। देख भाई, आर्टरिया में भी डीपोलराइजेशन होता है और वेंट्रिकल में भी डीपोलराइजेशन। क्या होता है? डीपोलराइजेशन। क्या होता है? डीपोलराइजेशन। कहीं भी आपको पोलराइजेशन नजर नहीं आएगा। अगर पोलराइजेशन हो गया ना तो आप मर जाओगे। आप मर गए समझो, पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ही कंडीशन में होता है, जब आवाज कैसी आती है? पी। वेरी गुड, आगे बढ़ो। लिखा है जब आर्टियल सिस्टोल होगा तो भी एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तब भी क्या होगा बेटा? वेंट्रिकल का एक्साइटेशन, या हम बोले डीपोलराइजेशन। सुनो, पी वेव है तो आर्टरिया का एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस है तो वेंट्रिकल का एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन। आगे विच, वो सब ठीक है। जब डीपोलराइजेशन होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे The contraction starts shortly after Q, P, Q, क्या लिखा? QRS, QRS, ठीक है, marks the beginning of the systole। तो आगे ये छोड़ो, क्या लिखा? Contraction starts shortly after, कौन से वेव के बाद? कौन से वेव के बाद? और यही क्या दर्शाता है कि भैया सिस्टोल की शुरुआत है। The T वेव, कौन सा वेव? T रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल। लास्ट वाला टी था ना, कि अब वेंट्रिकल क्या हो रहा है? रिटर्न अपनी अवस्था में आ रहा है, मतलब खाली हो रहा है। फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, तो कहलाएगा रिपोलराइजेशन। द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। मतलब अब सिस्टोल खत्म हो चुका, पूरा क्या हो गया? डायस्टोल। आगे लिखा है ऑब्वियसली बाय, क्या लिखा है? काउंटिंग द नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स that occurs in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual since the ECG obtained different individual have छोड़ो। हमने बोला ये क्या होता है? ECG से क्या करते हैं हम? अपने जो कार्डियक हमारा बोल सकते हैं हार्ट बीट होता है। क्या होता है? हार्ट बीट। उसको हम जान सकते हैं कि 72 बीट कैसे होता है। इतना क्लियर है बेटा? बेटा जो आपका बचा है कितना स्लाइड? 6 मैं पढ़ा दूंगा। सुनो, हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो 6 दिन में खत्म हो सकता है 7 दिन में हो। नहीं समझे? कितने दिन में? 7। क्योंकि नहीं फैक्ट है बेटा,
ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म, प्लांट। तो इसमें पढ़ाने के बाद मैं तुरंत कहां चला जाऊंगा, 12th में, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? मतलब मैं अच्छे अच्छे चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, जो ऐसे रहेंगे वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी सीट मिल जाएगा, और ये जो मैंने करवाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा आपने, ये मैं आज नहीं तो किसी दिन मैं आपको बुलाऊंगा, जो सीट दिया हूं मैं आपको बुलाऊंगा, 4 घंटे में लाइव भी रहूंगा, और 4 घंटे में सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगा, और जवाब आप देंगे। और ये जानते कब होगा? संडे को। कब होगा? संडे। थैंक यू सो